हाँ बेटा, अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है। प्रोड्यूसर बिहेवियर अपन ने क्या पढ़ा था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, व्हेन द प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन फ्रॉम मिनिमम बजट, ठीक है। बट व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, व्हेन द प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस, सॉरी, ठीक है। बट प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या बोलता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सेज व्हेन द प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज आइदर मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। प्रोड्यूसर पूछता है कुछ भी करूं तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट या तो मिनिमम लॉस। कुछ भी करूं तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट या तो मिनिमम लॉस। अब बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा फर्म को, ठीक है। बेटा मैं हमेशा बोलता हूं द एंटायर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिपेंडेंट ओवर द रेवेन्यू, ठीक है। एंड रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ओवर सेल्स, रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ओवर सेल्स। Entire profit of the firm dependent over what, revenue, ठीक है। and revenue is dependent over what, sale। बहुत सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा सेल उतना ज्यादा रेवेन्यू और उतना ज्यादा प्रॉफिट, बोल सकते हैं अपन ऐसा, ठीक है। हायर द सेल्स, हायर द सेल्स, हायर द प्रॉफिट, लेसर द सेल्स, लेसर द प्रॉफिट, और नो सेल्स नो प्रॉफिट, बोल सकता है, ठीक है। बट रेवेन्यू डज मैटर्स, कॉस्ट कभी कभी फिक्स हो जाता है एक पॉइंट पे आके, ठीक है। तो उसके बाद रेवेन्यू ही मैटर करता है, ठीक है। यस, बट अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या बोलता है, हायर द सेल्स, हायर द प्रॉफिट, लेसर द सेल्स, लेसर द प्रॉफिट और नो सेल्स नो प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर की। प्रोड्यूसर ने क्या बोला है, प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। प्रोड्यूसर ट्राइज टू मैक्सिमाइज मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो जो अपना प्रोड्यूसर था इसने यहां पे सप्लाई फ्रेम किया, प्रोड्यूसर ने क्या फ्रेम किया, सप्लाई। बेटा सप्लाई क्या होता है, व्हाट इज वर्ड सप्लाई, ठीक है। मतलब बेटा एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आई एम विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई इट रेफर्स टू व्हाट, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको मैं विलिंग टू सेल हूं एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब बेटा आपके पास सप्लाई में दो पार्ट्स हैं, दैट इज योर स्टॉक एंड सप्लाई, स्टॉक एंड सप्लाई। अब व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक, बट स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर सेल। स्टॉक इज व्हाट, टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर सेल। ये क्या है, स्टॉक है। फॉर एग्जांपल लोकेश, मैंने 100 गुड्स प्रोड्यूस किए तो स्टॉक कितना है, 100, बट 100 में से सिर्फ 50 बेचे तो सप्लाई कितना है, 50। तो स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस समझा। व्हाट इज स्टॉक, द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर सेल। जो बेटा मेरे पास अवेलेबल है बेचने के लिए वो क्या है, स्टॉक। जो मेरे पास अवेलेबल है वो क्या है, स्टॉक। और उसमें से जितना बेचा वो क्या है, सप्लाई। मैं बोल रहा हूं मैंने 100 गुड्स प्रोड्यूस किए, 100 में से सब 30 बेचे तो स्टॉक अलग है सप्लाई अलग है, समझा बेटा। तो वही समझा रहा हूं, एंटायर स्टॉक कैन नॉट बी टर्म्ड एज सप्लाई, बट एंटायर सप्लाई कैन बी टर्म्ड एज स्टॉक। जो स्टॉक है वो सप्लाई नहीं है, बट जो सप्लाई वो क्या है, स्टॉक है। जो स्टॉक है वो सप्लाई नहीं है। मैंने बोला स्टॉक कितना है, स्टॉक कितना है 100, सप्लाई कितना हुआ 30 यूनिट्स। द एंटायर स्टॉक कैन नॉट बी टर्म्ड एज सप्लाई। क्या ये पूरा स्टॉक सप्लाई है क्या, नहीं। स्टॉक कितना था 100 गुड्स, सप्लाई कितना हुआ सिर्फ 30 गुड्स। सप्लाई कितना बेचा है आपने, स्टॉक कितना प्रोड्यूस किया है आपने। हाँ, स्टॉक इज प्रोडक्शन, सप्लाई सेल, समझा, ठीक है। एंटायर स्टॉक कैन नॉट बी टर्म्ड एज सप्लाई, बट एंटायर सप्लाई कैन बी टर्म्ड एज स्टॉक, ठीक है। ये 100 रुपए 30 है क्या, 100 रुपए 30 है क्या बेटे, 100 गुड्स 30 है क्या, नहीं, बट ये 30 100 गुड्स जरूर है। जो एंटायर स्टॉक कैन नॉट बी टर्म्ड एज सप्लाई, बट एंटायर सप्लाई कैन बी टर्म्ड एज स्टॉक, ठीक है। ये जो 30 गुड्स है दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक ओनली, ठीक है। तो जो आपका सप्लाई है वो स्टॉक का पार्ट है, बट पूरा स्टॉक सप्लाई है क्या, नहीं। क्लियर हुआ, स्टॉक इज डिफरेंट एंड सप्लाई इज डिफरेंट। आप स्टॉक डिफरेंट क्यों, सप्लाई डिफरेंट क्यों है, ठीक है। तो यहां से अपना सप्लाई का डेफिनेशन फॉर्म होता है बेटा। व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल
willing to sell at a particular price during a given period of time. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं चेयर्स मैन्युफैक्चर करता हूं, ठीक है, मैंने आज 100 चेयर्स प्रोड्यूस किया है और मार्केट में इस चेयर का प्राइस है ₹700 और मुझे पता है मेरी चेयर्स 800 और 1000 में भी बिक जाएगी, ठीक है। आज इसका मार्केट में प्राइस कितना है 700, मुझे पता है ये सेम चेयर्स मार्केट में 800 और 1000 में बिकेगी, तो आज 700 में पूरी चेयर्स बेच दूं क्या? अगर मेरे को आज लगता है तो मैं 20 या 30 यूनिट बेच के शांति 70 यूनिट्स को होल्ड कर सकता हूं ना, बिकॉज पता है कल बेचूंगा तो 800 और 1000 में बिकेगी और मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जब बेटा हायर प्रॉफिट्स मिलेगा तब हायर सेल करूंगा, जब बेटा प्रॉफिट हायर होगा, मैंने बनाई फॉर एग्जाम्पल 500 में, कल बिकेगी 1000 में, तो आज ज्यादा बेचू कल ज्यादा बेचू? आज 700 में बिक रही है, कल 1000 में बिकेगी, तो आज ज्यादा बेचू कल ज्यादा बेचू? कल ज्यादा बेचू, बिकॉज प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। बेटा मैक्सिमम प्रॉफिट कब कमाऊंगा? जब मैक्सिमम सेल करूंगा, राइट? एक के ऊपर 500 रुपए कमाऊंगा, तो जितनी ज्यादा बेचूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, हाँ कि ना? ठीक है, तो यहां से अपना लॉ ऑफ सप्लाई भी डिराइव हुआ। अब बेटा लॉ ऑफ सप्लाई कैसा बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई सेज हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, जितना ज्यादा प्राइस होगा आप उतना ज्यादा सप्लाई करोगे, सिंपल इज दैट। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अब 500 की चीज 2000 में बिक रही है तो ज्यादा सप्लाई करूंगा ना, मेरे पास होगा तो, बिकॉज मेरे को क्या हो रहा है? हायर प्रॉफिट्स। हायर प्रॉफिट्स होगा इसलिए हायर सप्लाई कर रहा हूं, अगर हायर प्रॉफिट्स नहीं होता तो हायर सप्लाई करता क्या? नहीं। बहुत सिंपल सी बात, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस। जब बेटा चेयर 700 में बिक रही थी तब सप्लाई किया क्या? सिर्फ 30 यूनिट सप्लाई किया, तो लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? What is stock? Stock refers to what? The total quantity of commodity which a producer is ready to sell at a particular price during a given period of time. आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितना बेचने के लिए तैयार हो, वो क्या है? आपका सप्लाई। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना बेचने के लिए तैयार हो। अब जरूरी नहीं जितना आपका स्टॉक है उतना आपका पूरा सप्लाई हो, बिकॉज वहां पे आपकी विलिंगनेस है, आपका प्रॉफिट का जो मोटिव है वो भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ? समझा क्या बोल रहा हूं? स्टॉक अलग है, सप्लाई अलग है। स्टॉक मतलब क्या बेटा? जितना प्रोडक्शन किया वो क्या है? स्टॉक। उसमें से कितना बेचा वो क्या है? अरे बोलो यार, जितना प्रोडक्शन किया वो क्या है? स्टॉक। उसमें से कितना बेचा वो क्या है? सप्लाई। ठीक है, तो बीच में कौन सा बड़ा आएगा? विलिंगनेस टू सेल, जितना मेरी इच्छा है बेचने की वो क्या है? मेरा सप्लाई। द स्टॉक विच यू विलिंग टू सेल इज नोन एज व्हाट? सप्लाई। एक ऐसा स्टॉक उसमें आपको कितना बेचना है, जितना बेचा वो क्या बन जाएगा? सप्लाई। एंड सप्लाई का पीछे एक सिंपल सा लॉ फॉलो करेगा, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई एंड लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एंड द लॉ ऑफ सप्लाई इज गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। द लॉ ऑफ सप्लाई इज गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। सिंपल सा उसने लिखा, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स कौन सी है? इसके कुछ अजम्पशंस। ठीक है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, उसके बाद लॉ क्या बनेगा? हायर द प्राइस हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, ऐसा लॉ चलेगा। ठीक है, बाकी जितनी चीजें वो रिमेन कांस्टेंट। मतलब अल्टीमेटली बोलने का मतलब क्या है? ओनली प्राइस इज अ फैक्टर विच अफेक्ट द सप्लाई, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। बट मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्या प्राइस एक अकेला फैक्टर है कि जो सप्लाई को अफेक्ट करता है? ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो सप्लाई को अफेक्ट करते होंगे, बट लॉ किसको कंसिडर करता है? सिर्फ प्राइस को। तो ये बाकी सारी चीजें लॉ में क्या रहेगी? कांस्टेंट। समझा निखिल? समझा? तो उसके बाद आपका न्यू हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे? बस सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक फैक्टर क्या है? सबसे बेसिक फैक्टर बेटा प्राइस। बेटा प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द, अरे आंसर है चलो, प्राइस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द सप्लाई। हायर द प्राइस हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस। बेटा उसके बाद दूसरा आपका फैक्टर होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द सप्लाई। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट द सप्लाई? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो मैं प्रोडक्शन को बढ़ाऊं कि कम करूं? हो सकता है मैं प्रोडक्शन को कम कर दूं, फिर मेरे को पता है फ्यूचर में शायद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर से फॉल हो जाएगा, मेरे को से लग रहा है। ठीक है, अब अभी करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो हो सकता है मैं प्रोडक्शन को गिरा दूं। ठीक है,
अगर बेटा प्रोडक्शन को गिरा दूंगा तो सप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियस, जब प्रोडक्शन है तो सप्लाई भी कम है, एज सिंपल एज दैट। जब मेरे पास स्टॉक ही नहीं है तो सप्लाई कहां से होगा? ठीक है, तो अगर बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो ये प्रोडक्शन गिरा देगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? सप्लाई भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली सप्लाई भी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर सप्लाई विल बी लोअर, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लोअर सप्लाई विल बी हायर। क्लियर हुआ? ठीक है, ये वाइस वर्सा यहां पे सिचुएशन चलेगी। ठीक है, उसके बेटा आपका थर्ड फैक्टर है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी फिर डिपेंड करता है आपकी कंट्री में या आपकी सिटी में जहां पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे आपकी टेक्नोलॉजी का स्टेटस क्या है। ठीक है, स्टेटस ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेटस मतलब क्या? टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है कि स्टेबल है। आई गेटिंग माय पॉइंट? तीन चीजें हो सकती है, या तो इंक्रीज होगी, या तो डिक्रीज होगी, या तो स्टेबल रहेगी। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? और कोई चौथी पॉसिबिलिटी है क्या तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से तीन है। ठीक है, अब अपन डिपेंड करता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। अगर बेटा कंट्री में टेक्नोलॉजी बढ़ गई, मैं बोलूँ 5G आ गया, अगर बेटा नेटवर्क फास्ट होगा, नेटवर्क बूस्ट होगा, तो अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी बढ़ी रहेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, सिस्टम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, बेटा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जब इंक्रीज होगा, जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगा तो ये प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? सप्लाई इंक्रीज होगा। समझ आया क्या बोल रहा हूं निखिल? जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इवन एट अ कांस्टेंट प्राइस, इवन एट अ कांस्टेंट प्राइस, यहां पे प्राइस का फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं बताता हूं, सी अभी बीच में कोलकाता साइड बाढ़ आई थी। ठीक है, कोलकाता पूरा वेस्ट बंगाल जो था, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल बाहर था बीच में, इतनी बारिश हुई थी। ठीक है, एयरटेल का नेटवर्क, जियो का नेटवर्क, सबका नेटवर्क वहां पे टूटा था 2 दिन के लिए। एयरटेल बंद था पूरा, लिटरली पूरा वेस्ट बंगाल में, बिकॉज पूरे टावर्स गिर गए थे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी। पर अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का लॉस हुआ था तो मेरे को एक बात बताओ, जब टावर गिर गए तो प्रोडक्शन चालू था क्या नेटवर्क्स का? नेटवर्क्स का वहां से प्रोडक्शन भी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो क्या एयरटेल का वहां पे वेस्ट बंगाल में सप्लाई हो रहा था क्या? नहीं। तो ये स्टेटस ऑफ टेक्नोलॉजी है। अगर आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो सप्लाई को इंक्रीज करेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है। आज मेरे पास एक मशीन है, मेरे को एक बात बताओ, ये यूट्यूब है। ठीक है, मैं यूट्यूब पर बना रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ओबीएस सिस्टम है। टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है, टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई तो क्या मैं प्रोडक्शन बढ़ा पा रहा हूं क्या? ठीक है, अब मैं प्रोडक्शन बढ़ा पा रहा हूं। अगर टेक्नोलॉजी कम होती, टेक्नोलॉजी कम होती तो क्या मैं प्रोडक्शन बढ़ा पाता क्या? आज ओबीएस सिस्टम है, मेरे पास यूट्यूब है, ठीक है, जियो का नेटवर्क है, तो मैं टेक्नोलॉजी बढ़ा पा रहा हूं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी तो मैं अल्टीमेटली क्या कर रहा हूं? सप्लाई बढ़ा पा रहा हूं। अगर टेक्नोलॉजी होती नहीं तो मैं सप्लाई बढ़ा पाता क्या? नहीं बढ़ा पाता। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी सप्लाई को अफेक्ट करता है। बोल। हम्म, क्या? हम्म, समझा नहीं। हाँ, बट जिस लेवल पे कॉस्ट बढ़ा है उससे इंटू 10x प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, इंटू 10x। फॉर्म का फिक्स कॉस्ट बढ़ता है, और फिक्स कॉस्ट हमेशा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, पता है क्या? सर ने बताया मैंने, फिक्स कॉस्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, फ्यूचर में भी काम।
बैंक निफ्टी बहुत ऊपर है। निफ्टी टूटा हुआ है ना, पुट खेलना था वहां पे। 123 पॉइंट नीचे टूटेगा और निफ्टी और टूटेगा, पूरे बबल्स टूटेंगे अभी। देखना बैंक निफ्टी भी टूटेगा, बहुत लंबा वाला। हाँ हाँ, ये वेरिएबल कॉस्ट है मेरा। वेरिएबल कॉस्ट है वो भी, जितना यूज करूंगा उतना कॉस्ट इंक्रीज होगा। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चल, फिर इनको अपन लेके जाते हैं वापस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे। व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? Where the producer tries to maximize maximum profit or minimum loss. प्रोड्यूसर बेटा उसी पॉइंट में प्रोडक्शन करेगा जिसपे क्या होगा, he will earn maximum profit or minimum loss। जहां पे क्या होना चाहिए, MR should be equals to MC on the next point, MC must be rising। ठीक है, अगर बेटा प्रोड्यूसर जब अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएगा, जब वो टेक्नोलॉजी बढ़ाएगा, तो उसको भी पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहीं तक बढ़ाएगा जहां पे उसका रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है। बेटा मेरे को एक बात बताओ, प्रोड्यूसर है पढ़ा लिखा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेगा दूसरा भूल जाएगा कि जो अभी तुम लोगों ने किया, वो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज करेगा ना। अगर उसने सप्लाई का टेक्नोलॉजी यूज करे तो वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी यूज करेगा ना। कोई भी बड़ा फर्म है, वहां पे एक फाइनेंशियल मैनेजर है, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर है, तो बेटा वो चारों पांचों कॉन्सेप्ट एक साथ यूज करेगा कि एक यूज करेगा, चल पहले यहां पे काम करता हूं ये भूल जाता हूं। राइट प्रणय, गलत बोल रहा हूं प्रैक्टिकली? ठीक है बेटा, प्रैक्टिकली जो आपका फाइनेंस मैनेजर कंपनी में और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो दोनों चीजें देखेंगे ना। रिस्क बेनिफिट बोलते हैं इसको हम लोग, रिस्क बेनिफिट कैलकुलेशन। ठीक है, या इसको आप अभी रिप्लेस कर सकते हो कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन से। जितना कॉस्ट इनकट करो क्या उतना बेनिफिट हो रहा है क्या? जब फाइनेंस पढ़ोगे अब इंटरमीडिएट में, तो वहां पे आप कॉस्ट बेनिफिट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करोगे आप। ठीक है, जितना कॉस्ट इनकट कर रहा हूं उतना बेनिफिट हो रहा है क्या? अगर उससे अच्छा बेनिफिट हो रहा है, अब बड़ा जो भी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर होता है, फॉर एग्जांपल वो बोल रहा है इस साल 1 लाख रुपए कैपिटल और इंट्रोड्यूस करना है, जस्ट छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, ये 1 लाख रुपए कैपिटल एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करने के बाद साल भर में इसके ऊपर 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है, सिर्फ 5,000 रुपए नहीं इंट्रोड्यूस करेगा। बोलेगा ये पैसा अगर मार्केट से उठाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख भी मार्केट से उठा रहा हूं, मार्केट को ही मुझे 10% देना है, ठीक है, 5 मेरे को मिल रहा है, लॉस होगा फर्म को, 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। जो सीए होते हैं कंपनी में, वो लोग क्या करते हैं, मार्केट से पैसा उठा के देते हैं फर्म को। अब मेरे पास एक जो प्रोजेक्ट आया हुआ था, रोहन सर से पूछना, रोहन सर मेरा प्रोजेक्ट है जहां पे हमको 3 CR की फंडिंग करनी थी, उसकी बैलेंस शीट रोहन सर संभाल रहा है और उसकी फंडिंग मैं संभाल रहा हूं अपने डीएलएफ के थ्रू। 3 CR की फंडिंग करनी थी। अब हम लोग भाई साहब को फंडिंग देंगे, सर ने आपका कैलकुलेशन किया हुआ है, मैं फंडिंग भाई को उतनी दूंगा ना जितना भाई, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये बंदा मेरे से 3 CR ले रहा है, इसको 3 CR में से बचेगा ही साल भर में 50 लाख, और 50 लाख फॉर एग्जाम्पल इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो उसको 50 लाख हम लोग देंगे ही नहीं, 3 CR हम लोग देंगे, वो बैंक कैलकुलेट करेगी पहले तो। आपको प्रोजेक्शन देना पड़ेगा, रोहन सर ने प्रोजेक्शन बनाया हुआ है कि ये 3 करोड़ रुपए डालने के बाद बंदे का 8 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होगा हर साल का, हर साल का रेवेन्यू होगा, जिसपे रोहन सर बोले मैं खुद साइन करूंगा। ठीक है, अगर बोले इसमें से 10% बंदा कमा के उठेगा तो कितना होता है, 80 लाख। ठीक है, 80 लाख में से बंदे को फॉर एग्जाम्पल अगर 30 लाख भी पे करना पड़े, अगर इसको इतना ऐड करना पड़े तो उसको पुराएगा, नहीं तो पुराएगा क्या, नहीं पुराएगा। तो जब भी आप कोई भी चीज ऐड करते हो, ठीक है, तो कंपनी भी सोचती है, समझा? तो कंपनी ऐसा नहीं करेगी ना जैसे तुम लोग कर रहे हो, कोई भी सीए होगा, कोई भी फाइनेंस मैनेजर होगा, तो ऐसा तो करेगा ही नहीं कि भाई अभी अभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ के आए, चलो उसको भूल जाते, अभी सिर्फ सप्लाई पे ध्यान देते, ऐसा नहीं होता ना। कंपनी सब कुछ कैलकुलेट करेगी तो फॉर्म में पैसा इंट्रोड्यूस होता है, फॉर्म से पैसा विड्रॉ होता है तो भी कंपनी सब कुछ सोचती है, इंट्रोड्यूस होता है तो भी कंपनी सब कुछ सोचती है।
कंपनी कैलकुलेट करती है रिस्क बेनिफिट्स, ठीक है, इतना रिस्क लेने के बाद कितना बेनिफिट हो रहा है। अभी कोविड 19, ठीक है, अब कोविड 19 में सारे स्कूल्स खुलते जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद किसी ने रिपोर्ट बनाई, मैं उस दिन देख रहा था, ठीक है, उसमें किसी ने रिपोर्ट बनाई, जैसे ही आप स्कूल खोलते हो कोविड 19 की वेव हिट होती है, ठीक है, लास्ट टाइम में ऐसे बोला था स्कूल्स बस खुले, सेकेंड वेव हिट हुआ, ठीक है, इस बार भी लोगों ने बोला जैसे ही स्कूल्स खुले हैं वैसे ही वापस एक बार वेव हिट हो सकती है, ठीक है, तो स्कूल्स खोलो ही मत, ठीक है। और जो आईएम के बंदे थे, एम्स के बंदे, नॉट आईएम्स, जो एम्स के बंदे थे, उन्हें एक और रिसर्च बनाई, बोले कब तक आप स्कूल्स बंद करोगे, यू हैव टू कैलकुलेट रिस्क बेनिफिट, अभी रिस्क क्या है, अभी रिस्क कम है बट बेनिफिट इसका ज्यादा है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ ही नहीं पा रहे, तो उनका लॉस है ना, मतलब लॉस बहुत बड़ा है, रिस्क बहुत कम है, फिलहाल रिस्क कम है ना, स्कूल चालू करो, देखेंगे बाद में, जब रिस्क बढ़ जाएगा तो बेनिफिट कम हो जाएगा, बड़ी बहुत सिंपल सी बात है, इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, अभी रिस्क कम है ना, बेनिफिट को बढ़ाओ, जिस दिन बेनिफिट कम हो जाएगा उस दिन रिस्क को कम कर देना, जिस दिन बेनिफिट कम होगा मतलब रिस्क बढ़ जाएगा उस दिन स्कूल बंद कर देना, फिलहाल इस स्टेज पे रिस्क कम है, बेनिफिट ज्यादा है, अगर 4 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो 400 लोग पढ़ के जा रहे हैं स्कूल से, तो फिलहाल बेनिफिट ज्यादा है, होने दो 4 लोग पॉजिटिव, ये रिस्क बेनिफिट कैलकुलेट किया स्कूल उसकी शर्त पे चालू है, उसी शर्त पे जो एम्स के लोगों ने रिपोर्ट बनाई है, नहीं तो स्कूल चालू नहीं कर रहे थे। 26 से जो लोग डबल वैक्सीनेटेड है सारे कॉलेजेस ओपन कर रहे हैं 100% कैपेसिटी के साथ, वंस यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। 26 से, आज 25 है, कल से सारे कॉलेजेस हुआ डबल वैक्सीनेटेड, फुल्ली वैक्सीनेटेड, रिस्क बेनिफिट कैलकुलेशन, ठीक है। अब जब आप किसी भी, नहीं नहीं, स्कूल के लोग, स्टूडेंट्स जो 18+ हैं, अगर वो 100% वैक्सीनेटेड हैं, डबल डोज उनको मिल गया है, तो लोग कॉलेज जा सकते हैं, कॉलेज अटेंड कर सकते हैं, कॉलेज स्टाफ भी भाई वैक्सीनेटेड है, उनको बहुत पहले बोल दिया था, वो लोग सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स में आते हैं, उनको पहले सबसे पहले वैक्सीनेट किया था, जब स्कूल नहीं खुले तो जब ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज से लेने जा रहे थे उनको तभी वैक्सीनेट किया था, तो लोग अब तो वैक्सीनेट हो गए। अभी जो वैक्सीनेशन का नया ड्राइव स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आप किसी को फोन लगाओ तो बोलता है कि भारत ने रिकॉर्ड अचीव किया है, 100 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड है, 100 करोड़ बोल रहा है वो, हाँ 100 करोड़ लोग वैक्सीन लगी, नहीं नहीं, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है ऐसा बोल रहा है, ठीक है। चलो अगर मैं बोलूं कि अब तक दे आर सेइंग एज पर द रिपोर्ट्स 60% पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, 60% इनको वैक्सीन लगना चाहिए, फुल्ली वैक्सीनेटेड, 60% पॉपुलेशन दे आर सेइंग, दे आर क्लेमिंग कि 60% पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, ठीक है, बिलो 18 छोड़ के, जो अपर 18 में है, जो प्लस 18 चल रहे हैं वहां पे 60% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, मतलब अगर 10 लोग घूम रहे हैं उसमें से 6 लोग वैक्सीनेटेड है, 4 लोग को वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई है, ठीक है, तो दे आर सेइंग कि अगर 10 लोग घूम रहे हैं जिसमें से 4 वैक्सीनेटेड नहीं है, तो 4 लोग इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, बस 6 लोग उसमें से वैक्सीनेटेड हैं, ये इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, इसलिए सब कुछ इकोनॉमी खोलते जा रहा है, एंड इसके बाद देयर इज अ वेरी लो चांसेस ऑफ हिटिंग द थर्ड वेव, वेरी लो चांसेस, ठीक है। अगर वैक्सीनेशन ड्राइव ऐसे रोज चलता रहा, रोज 1.5 करोड़ के आसपास वैक्सीन लग रही है, 1.5 करोड़ से बिग नंबर्स, ठीक है, उन्होंने क्लेम किया था कि दिसंबर तक हम लोग पूरे इंडिया को वैक्सीनेटेड कर देंगे बिलो 18 छोड़ के, ठीक है, तो दिसंबर तक शायद पॉसिबिलिटीज हो जाएगा, पब्लिक कोऑपरेट करे तो इंडिया वैक्सीनेटेड हो जाएगा, एंड जो 18+ वाले दे कैन बी अ मास फ्री कंट्री फॉर इंडिया, हो सकता है ऐसा, ठीक है, तो चांसेस कम है, तो बड़ा हर जगह रिस्क बेनिफिट कैलकुलेट होता है। देखो यार, अब कोविड, मेरे किसी डॉक्टर्स का डिस्कशन चल रहा था, हर डॉक्टर यही बोलता है वायरस एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म होता ही नहीं है, वायरस नेचुरली आता है और नेचुरली खत्म होता है, उस दिन मेरा डिस्कशन चल रहा था, अल्टीमेट कंक्लूजन उन्होंने यही बोला वायरस नेचुरली आता है, नेचुरली खत्म होता है, ठीक है, और वायरस जब तक आप उसको कितनी वैक्सीन लगवा लो उसका एक न्यू वेरिएंट हमेशा बनता ही रहेगा, जब तक वो नेचुरली खत्म नहीं होता, तो कोविड अब लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है, पर ये नए तो नए वेरिएंट्स के, आर्टिफिशियल हो गया ना। क्या बेटा, वायरस तो आर्टिफिशियल है ना, चाइना की देन।
मानव बोल रहा है वायरस आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय चाइना। चाइना की देन। ठीक है, तो वायरस जाते जाते जाएगा। तुम लोग कितने लोग वैक्सीनेटेड हो यहां से, फुल्ली वैक्सीनेटेड? सर मैं। मानव भी फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो क्लास है ना बे, मुंह छुपाने वाली बातें क्यों कर रहा हूँ? भाई वो फुल्ली वैक्सीनेटेड शरण्या क्या? उसको मच्छर ने काटा लिप्स पे, बहुत जोर से काटा है बोल रहा है। मच्छर कितने साइज का था बेटा? 4 फुट, 4.5 फुट, 5 फुट? चलो बेटा, ये आपको समझा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी? बहुत लंबा घुमा है तो मेरे को स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, सुनो बेटा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेटा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो आपका क्या अफेक्ट करेगा? सप्लाई को अफेक्ट करेगा। बेटा टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, रिस्क बेनिफिट कैलकुलेट करके, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेट करके अपन अल्टीमेटली हाईएस्ट अपर जैसे कि फोन में ना उधर से ऐसा आता ना, बाय सेल खत्म, और क्या ही बोलना है। ठीक है, इतना क्लियर हो बेटा? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है उसमें? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, बेटा यहां सुनो, इफ आई टॉक अबाउट प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, ठीक है, और अपन बात करते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स की। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अब देख यहां सुन निखिल, तेरे मतलब की बात बता रहा हूं। ठीक है, और प्राइस ऑफ अदर गुड्स में क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल तू एक फार्मर है बेटा, इधर सीए में तेरा काम नहीं चला तो सीधा यही काम चालू करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तू एक फार्मर है, तेरे पास एक लैंड है। क्या है? लैंड। ठीक है, तेरे पास क्या है? तेरे पास एक लैंड है। ठीक है, देख मानो कुछ बोल रहा है, बोला नहीं है। कितने एकड़ का लैंड है भाई तेरे पास? फॉर एग्जाम्पल तेरे पास 10,000 स्क्वायर फुट का लैंड है। 10,000 स्क्वायर फुट का लैंड है तेरे पास। ठीक है, इसके ऊपर तू वीट प्रोड्यूस करता है। पूरे लैंड के ऊपर क्या प्रोड्यूस करता है? वीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 10,000 स्क्वायर फुट के लैंड के ऊपर क्या प्रोड्यूस करता है? वीट। ठीक है, और वीट का मार्केट में प्राइस चल रहा है ₹10 पर केजी, और तू इसका प्रोडक्शन कर लेता है करीबन 1,000 किलो के आसपास इस 10,000 स्क्वायर फुट के लैंड पे। ठीक है, अब मार्केट में क्या हुआ? ठीक है, अब मार्केट में मानव काइंडली कॉन्टेक्ट टू निखिल जीवानी आफ्टर माय क्या क्लास। हुआ? क्या हुआ सर? तेरे को गाली दिया इसने दिल से। मंजूर है सब। बोले मंजूर है इसकी गाली। अच्छा,
ठीक है, अब कैसा हुआ 1000 स्क्वायर फुट, ठीक है 1000 स्क्वायर फुट में तू कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1000 किलो प्रोड्यूस कर रहा है। अब क्या हुआ, जो राइस का मार्केट में प्राइस है, मार्केट में राइस का प्राइस बढ़ते जा रहा है, ठीक है 20 रुपए हो गया, 25 रुपए हो गया, 30 रुपए हो गया। अब तेरे को लगता था राइस में प्रॉफिट ज्यादा है तो राइस उगाता हूं, ठीक है राइस उगाता हूं। अब तूने क्या किया, राइस उगाना स्टार्ट किया। मगर एक बात बता, इस पे या तो राइस प्रोड्यूस करेगा या तो वीट प्रोड्यूस करेगा, दोनों प्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं। आधा बड़े जमीन 10,000 स्क्वायर फुट की, कम से कम इतना प्रोडक्शन तो करना ही पड़ता। मिक्स फार्मिंग। ठीक है, नो मिक्स फार्मिंग, नो मिक्स फार्मिंग, आइदर राइस और आइदर वीट। ठीक है, मिक्स फार्मिंग जैसा कुछ नहीं है, या तो राइस प्रोड्यूस कर या तो वीट प्रोड्यूस कर। ठीक है, अब ऐसा हुआ, बोलो या तो राइस है या तो वीट है। ठीक है, अब भाई साहब ने क्या किया, अब भाई साहब ने राइस प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। मगर एक बात बताओ, वीट का प्राइस मार्केट में कम हुआ क्या? लॉ क्या बोलता है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। वीट का प्राइस कम हुआ क्या? बड़े वीट का सप्लाई फिर तुमने क्यों कम किया? क्यों कम किया भाई? बिकॉज राइस का प्राइस बढ़ गया, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। बड़ा प्राइस ऑफ अदर गुड्स सप्लाई को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब मेरी दुकानदारी है, मेरी दुकानदारी में कपड़े बिक रहे थे, बट मेरे को लगा शूज में मार्जिन ज्यादा है, कपड़े निकाल के शूज बेचना चालू किया, तो शूज का सप्लाई बढ़ा दिया बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ अदर गुड्स। समझा? प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी सप्लाई को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या दिया बेटा उसमें, एक्सपेक्टेशन कि कुछ और, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। ठीक है, बड़ा कुछ फर्म के अलग अलग अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब निखिल का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, वैभव तेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और हो सकता है कि नहीं भाई? चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ऑब्जेक्टिव कभी सेम हो ही नहीं सकता। इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है जिंदगी में, प्रणय का फिलहाल वो अचीव नहीं हो रहा है, बट ऑब्जेक्टिव तो रखना ही पड़ता है बेटा। ठीक है, एवरी पर्सन है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। कुछ फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा प्राइस में कम बेचू और ज्यादा कमाऊं। एप्पल देखो, ज्यादा प्राइस में कम बेचू और ज्यादा कमाऊं। ठीक है, एमआई को देख लो, कम प्राइस में ज्यादा बेचू पर तो भी ज्यादा कमाऊं। पर डिपेंड करता है फर्म का ऑब्जेक्टिव कैसा है। एमआई बिलीव्स इन अ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, एप्पल्स बिलीव इन अ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, एप्पल बोलता है कम बेचो, अच्छा बेचो, ज्यादा कमाओ। एमआई बोलता है ज्यादा बेचो, घटिया बेचो तो भी ज्यादा कमाओ। एमआई ऐसे ही करता है, भले क्वालिटी ठीक है। एप्पल की मोनोपोली भी है, ठीक है, प्लस एप्पल का क्वालिटी प्रोडक्ट भी है। अगर मोनोपोली नहीं भी होती है तो भी एप्पल बिकता, जितना बिक रहा है उतना नहीं बिकता, बट तो भी एप्पल बिकता बिकॉज एप्पल का प्रोडक्ट है। सर अभी चार्जर ईयरफोन अलग अलग हो गया, आगे चल के बैटरी भी अलग हो जाएंगी। देखो मानो ऐसा बोल रहा है कि सर अभी चार्जर और ईयरफोन अलग अलग दे रहा है, आगे चल के बैटरी भी नहीं देगा, बोला बैटरी अलग से खरीदो फोन की। अबे इनबिल्ट बैटरी आती है आज की तारीख में, गधे कहीं के। उस वक्त कैसा है, उसका स्विच बोर्ड अलग से दे सकता है, बोलता है अंदर दूंगा ही, वो बाद में निकलना पड़ेगा तुमको। चार्ज करने का जो पोर्ट होता है, चार्जिंग पोर्ट बोलेगा अलग से बाय। फोन बाद में लेके जाओ, डब्बा लो फोन अलग से लो। अच्छा, ही सेइंग एक टाइम के बाद सिर्फ, ही सेइंग सर एक टाइम के बाद सिर्फ एप्पल बॉक्स पहले खरीदो, एप्पल बॉक्स अफोर्ड कर पाए तो फिर एप्पल फोन देंगे आपको। भाई जो भी देखो मच्छर काटा, जिस भी प्रकार का मच्छर काटा है ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, बड़ा हर फर्म का डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कोई फर्म ज्यादा बेच के ज्यादा कमाएगा, कोई फर्म कम बेच के कम कमाएगा। ठीक है, हायर प्राइस और लोअर प्राइस। कोई फर्म बोलेगा कम बेच के ज्यादा प्राइस पे ज्यादा कमाओ, कोई फर्म बोलेगा ज्यादा बेच के कम प्राइस पे ज्यादा कमाओ। बेटा यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होगा ही नहीं। लॉ क्या बोलता है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। ठीक है, बट एप्पल तो नहीं करता, हायर प्राइस पे भी कम सप्लाई करता है एप्पल। ठीक है, अब एमआई क्या करता है, लोअर प्राइस पे भी ज्यादा सप्लाई करता है। अलग अलग है, इनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, लॉ ऑफ सप्लाई को ये लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी एक फैक्टर रहेगा जो सप्लाई को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। अब बेटा गवर्नमेंट पॉलिसी सप्लाई को अफेक्ट कैसे करेगा? ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बोला आज के लिए नो टैक्सेस, ठीक है, भक्का भक सप्लाई करो, आज से टैक्सेस डबल, सप्लाई रोक दोगे। ठीक है, जब गवर्नमेंट पॉलिसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गवर्नमेंट ने बोला आज से लॉकडाउन, सप्लाई बंद, खत्म, सप्लाई नहीं है फिर मार्केट में।
गवर्नमेंट ने बोला आज से पूरा लॉकडाउन खोलो, देखो मार्केट में भीड़, बेचने वालों की भी और खरीदने वालों की भी। जा एक बार चीतारोली साइड, देख भीड़ ही भीड़ दिखेगी देखो। है अच्छा मार्केट है चीतारोली में, जहां निकल जाता है। चीतारोली से आगे लेफ्ट मारता होगा ना। निखिल विल टेल यू, उससे भी आगे जिंदगी में क्या था। दो बूंद लगती है इसको जिंदगी की। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, और क्या है आगे। वी आर द पार्ट ऑफ मार्केट। हो गया इतना क्लियर हुआ। और कौन सा पॉइंट बचा हुआ है। टाइम। मेरे को देखने दे, निखिल कुछ तो भी गलत बोल रहा है।